नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। आज इस खुदनविश्त का 15वां बाब 15th चैप्टर। ये चैप्टर, ये बाब तवील है, लंबा है, इसलिए इस बाब को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सुना रहा हूं इस खुदनविश्त का बाब 15वां अव्वल, चैप्टर 15A। कल मैं आपको सुनाऊंगा चैप्टर 15B। तो आज सुनिए इस खुदनविश्त का 15वां बाब अव्वल। इसका उन्वान है नाटक सदमा दिलशिकनी, NSD। NSD में पहले दिन जदीद हिंदुस्तानी नाटक के मुहज़्ज़िब और नरमदिल प्रोफेसर नेमी चंद्र जैन साहब क्लास लेने आए। कुछ यहाँ वहाँ की बातों के बाद उन्होंने पूछा कि अब हम एक एक करके बताएं कि हमने हिंदी के कौन कौन से नाटक पढ़े हैं। कई लोगों ने बहुत सारे नाम लुढ़का दिए जो हिंदी के काफ़ी जाने पहचाने नाटक लगे। उनमें अगर सारे नहीं, एक आध तो हर एक ने पढ़ रखा था, मेरे सिवा। उन नाटकों के मैंने नाम तक नहीं सुने थे। हिंदी में स्कूल के नज़्म व नज़्र इंतखाब के अलावा अगर मैंने कुछ पढ़ा था तो फिल्मी रिसाले या भांग की पकौड़ी जैसे फहश नावल। हालांकि ये मैंने जैन साहब को बताना ज़रूरी नहीं समझा। बेजार होकर 3 बार उन्हें अपना सवाल दोहराना पड़ा कि क्या वाकई तुमने एक भी हिंदी नाटक नहीं पढ़ा। मैंने हाँ में 3 बार सर हिलाया। उसके बाद उन्हें मुझ बेचारे जाहिल से कुछ खास किस्म की हमदर्दी सी हो गई। NSD में मैंने सबसे पहले काम किया एक बच्चों के नाटक द लिटिल ब्लू हॉर्स में, जिसके मुतालिक मेरा नाम अखबार में छपा तो मैं और भी फूलने लगा। फिर ओथेलो में प्रिनिशियो और 3 पेनी ओपेरा में गुंडे मैथ्यू का किरदार करने के बाद जसमा ओडन लोक नाटक में मुझे दरबारी गायक बारोट का किरदार सौंपा गया, जो शायद अलकाजी साहब ने इस उम्मीद से दिया कि मैं अपने सुरों को सुधारने की कोशिश करूं। उस मंसूबे में वो पूरी तरह नाकाम रहे। गाने के उस्ताद अनथक कोचने के बावजूद वो कब्बख्त सुर पकड़ में नहीं आते। बचपन में गाना गाने की पाबंदी और सेम के संगीत नाटकों की हर एक आजमाइश में खिल्ली उड़ाया जाना अब रंग ला रहा था। मुझे यकीन था कि मैं कभी गा ही नहीं सकता, लिहाजा किसी भी हौसला अफजाई का जरा सा असर नहीं पड़ा मुझ पर। बेवकूफ़ तो मैं था ही, ऊपर से इस बात से अनजान कि अगर मैं बस सुनने की जहमत करूं तो मेरी आवाज़ मेरे काबू में है, और अगर बचपन से जो तलफ़्फ़ुज़ की बुरी आदतें बटोरी हैं उनको पहचान कर उनसे निजात पाने में और अपनी आवाज़ खोलने में मशक्क़त करूं तो ये किला फतेह किया जा सकता है। मगर मैं पहले ही कदम पर लड़खड़ा गया। आवाज़ खुलना तो सराब ही रहा। मुझसे सही और गलत सुर की पहचान भी ना होती थी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या कोशिश करूं।
जब नहीं नहीं फिर कोशिश करो, नहीं फिर कोशिश करो, बार बार सुनना ही खोपड़ी खराब करने के लिए काफ़ी था। खुशकिस्मती से मेरे मुआविन अदाकार मुझसे ज़रा सा ही बेहतर गाते थे, इसलिए मेरी जितनी दुर्गति हो सकती थी नहीं हुई। और फिर रेक्स हैरिसन साहब ने माई फेयर लेडी में अपने सभी गीतों को भाषण रूप दिया था ना, उस फिल्म में उनकी अदाकारी का मैं दीवाना हो गया था। लिहाजा मैंने भी अपने गानों को मुकालमों में बदल दिया और काहिली फिर बचाव का रास्ता बनी। सुर की ना सही लय की तो पहचान थी मुझे, और मेरे तलफ़ुज़ की थोड़ी सी तारीफ भी हुई, लेकिन गाया मैंने बिल्कुल नहीं। मुझे ये किरदार दिलवाने की जिम्मेदारी जस्मा ओडन की दानिशमंद और सुलझी मुसन्निफ हिदायतकार शांता गांधी की बिल्कुल नहीं थी। वो स्कूल छोड़कर जा चुकी थी, और जब उन्होंने नाटक देखा तो हैरान कुन लहजे में पूछा, तेरे को ये रोल किसने दिया? गोया एक नाटक में गाने की सज़ा मेरे और दर्शकों के लिए काफ़ी ना हो। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। बम्बई, पूना, हैदराबाद और बेंगलोर के लिए दिसंबर में 1 माह के दौरे का ऐलान हुआ, जिस पर तीनों नाटक जाने वाले थे, और खबर फैली कि उनके साथ एक चौथा कॉकेशियन चॉक सर्कल फिर से तैयार किया जाएगा। मैंने सोचा अजदक का किरदार किसी को तो मिलेगा, क्योंकि शशिकांत नक्ते कोर्स ख़त्म करके जा चुके थे। गोया अलादीन का जिन सामने खड़ा दिखा। बोलिए आका, क्या चाहिए? दिल में ज़बरदस्त उमड़ घुमड़ होने लगी। साल भर पहले परवीन की कही बात पेशन गोई लगी, और ज़बरदस्त ख्वाहिश उठी कि जिनको हुक्म दूं कि जब ये किरदार मुझे मिले तो उसे देखने के लिए परवीन को ले आए। लेकिन अब अलीगढ़ जाना, उस ढह चुके रिश्ते को दुरुस्त करना जिनके बस का भी न था। परवीन को भेजे मेरे खत का जवाब नहीं आया, जिसमें मैंने मिर्च मसाला लगा के लिखा था कि आज तक मैं ही कर रहा हूं। कतार में वैसे कम उम्मीदवार नहीं थे, और एक जो तीसरे साल में थे उस रोल के लिए नामुनासिब भी नहीं थे। पहले साल में मरकज़ी किरदार कभी नहीं मिला करते, लेकिन मेरे हक़ में बात शायद इसलिए गई कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा गाते भी नहीं थे, और दूसरे ये कि साल पूरा होते ही वो चले जाने वाले थे, जबकि मैं 2 साल और रहने वाला था। हिंदुस्तानी थिएटर के भीष्म पितामह अलकाजी साहब को जो उम्मीदें दूसरों से रहती थी, उससे कम तकाजा उन्होंने खुद से कभी नहीं किया। बेदाग सिद्धांत से लेस और तारीख में अपने मकाम की गहरी चेतना लिए हुए अलकाजी साहब ने सौंदर्य परिकता और उससे भी ज़रूरी संगठन और अनुशासन को भारतीय थिएटर का लाजमी हिस्सा बनाया। उनका काम देखकर यह बात पानी की तरह साफ हो जाती कि थिएटर में डिज़ाइन की मुकम्मल खूबी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। तरबियत और तबियत दोनों से वो डिज़ाइनर थे। देश विदेश घूम चुके थे, बेपनाह किताबें पढ़ी होंगी। उनके इल्म की वसअत बेपनाह थी, और उनके शानदार थिएटर प्रोग्रामों का तब हिंदुस्तानी थिएटर में कोई सानी नहीं था।
मैं अब उस जीते जागते करिश्मे के साथ काम कर रहा था, पूरी तरह उसे गिरफ्त में था और दिन भर थिएटर करने के लुत्फ से, माफ कीजिएगा, मैं अब उस जीते जागते करिश्मे के साथ काम कर रहा था, पूरी तरह उसे गिरफ्त में था और दिन भर थिएटर करने के लुत्फ से मेरा जी नहीं भर रहा था। फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि अपनी दूध पीती बच्ची के वजूद का ख्याल भी आता। या मुमकिन है मैं फिर शुतुरमुर्ग वाला अंदाज अपना रहा था। लगा कि अलीगढ़ से पूरी तरह कट गया हूं। वो किसी और जिंदगी की बात थी। बड़े शहर और थिएटर से मैं इतना मुतासिर हुआ कि अपनी जड़ों से मेरा वास्ता ही नहीं रहा। जो पीछे छूट गया उसमें परवीन और मेरा रिश्ता भी था। हीवा से तो रिश्ता उस वक्त तक बना ही नहीं था। असदक का किरदार मुझे मिल गया और गायकी के उस्ताद के साथ कोशिशें नए सिरे से शुरू हुई। ब्रेख्त के नाटकों में गाने दर्शकों का मन बहलाने के लिए नहीं, नरेटिव का हिस्सा होते हैं और उनके अल्फाज को दर्शकों तक पहुंचाना ज़रूरी है। खुद ब्रेख्त अपने गायकों से थोड़ा बहुत बेसुरा गाने का तकाजा करते थे ताकि सुनने वाले धुनों में खो जाने के बजाय गीत के अर्थ पर ध्यान दें। अल-काज़ी ने एक रोज़ ये बात मुझे समझाने की गलती की। बस फिर क्या था, जाहिर है मैंने झटपट तय कर लिया कि जब सुर की ज़रूरत ही नहीं फिर तो मैं सही जा रहा हूँ। सो मैंने सुरीला होने की तमाम कोशिशें रद्द कर दी। काहिली मेरी हमदम फिर राह में रोड़ा बनी। खामी दुरुस्त होने के बजाय वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते नासूर बन गई। लेकिन तब तो किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। 4 साल बाद बंबई वापस जाने पर इल्हाम सा हुआ कि कभी ना कभी मैं यहीं आकर बसूंगा। ऐसा लगा कि ये शहर फिर बाहें फैलाए खड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में चौक सर्कल की खासी तारीफ हुई और मेरी भी। राजेंद्र जसपाल और मैं तब तक जोड़ीदार हो गए थे। चौक सर्कल के शो की अगली सुबह उसने मुझे जगाकर अखबार दिखाया। हम दोनों ने मिलकर खूब ठट्टे और सुट्टे लगाए। जसपाल मेरी ही तरह छोटे शहर का था, मेरी ही क्लास में, पर मुझसे 1 साल बड़ा। अंग्रेजी कमज़ोर थी उसकी और अपने निचले मिडिल क्लास लेवल के बारे में वो कुछ शर्मिंदा सा रहता। इस बात पर भी कि एनएसडी आने से पहले वो बैंक में क्लर्क था। गाता बहुत ही अच्छा था। साथ में शक्ल सूरत भी अच्छी, आंखों में तेज। कभी कभी मुझे शक होता कि मुझसे अच्छा एक्टर है। फिर भी चौक सर्कल में उसे कोरस में गाना पड़ा, जबकि मैं शो का सितारा अपने बेसुरेपन का ढोल पीट रहा था। उसने मेरी अंग्रेजी और तौर तरीके की वजह से मुझे रईस खानदान का समझा और अक्सर कहता कि काश वो मेरे जैसा होता। हमारी दिलचस्पियां भी एक जैसी थी। एनएसडी में एक जैसी राहों पर चलते रहे। ज्यादातर नाटकों में हमें दोस्त के रोल मिलते, हर जगह साथ साथ दिखाई देते। इतने अजीज हो गए कि हम जसपाल शाह कहलाने लगे, जैसे हम दोनों एक ही शख्स हों। मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि उसे भी तो असदक करने की चाह रही होगी। मैं तो माने बैठा था कि उस रोल पर मेरा ही हक है और यह भी कि सच्चे दिल से जसपाल मेरी खुशी में शरीक है। तब लोगों के बर्ताव में छुपे मानी तलाश करना मेरी आदत नहीं थी। जरा भनक नहीं हुई
कि जसपाल शाह के रिश्ते में कैसी गांठें और कैसी दरारें पड़ने वाली हैं, और कुछ साल बाद इस सब की वजह से कैसा नाकाबिल यकीन सानेहा होने वाला है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दोहरा दूं। मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि उसे भी तो अजदक करने की चाह रही होगी। मैं तो माने बैठा था कि उस रोल पर हक मेरा ही है, और ये भी कि सच्चे दिल से जसपाल मेरी खुशी में शरीक है। तब लोगों के बर्ताव में छुपे मानी तलाश करना मेरी आदत नहीं थी। जरा भनक नहीं हुई कि जसपाल शाह के रिश्ते में कैसी गांठें और दरारें पड़ने वाली हैं, और कुछ साल बाद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कैसा नाकाबिल यकीन सानेहा होने वाला है। बम्बई और पूना पर फतेह का परचम लहराते हुए हैदराबाद में हमने अपना पहला शो शुरू किया, जस्मा ओडन। आगाज में बदस्तूर पूरे 45 लोगों की टोली नाचती, जश्न मनाती, ढोल नगाड़े बजाती मंच पर नाज़रीन का इस्तकबाल करने आई, और सामने दिखी कतार दर कतार खाली कुर्सियां। मंच पर खड़े एक्टरों से कम नाजरीन थे। कुछ कलाकार उस हादसे से बिल्कुल बुझ गए, लेकिन कुछ को सबक मिला कि नाजरीन भले ही कम हो, उनकी इज्जत करनी जरूरी है। इस एक मायूस कुन शो के अलावा उस दौरे की कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैं 8वें या 9वें आसमान पर जा पहुंचा। बैठी हुई आवाज से बराबर परेशान होने के बावजूद सिगरेट छोड़ने की एक बार भी कोशिश नहीं की मैंने। फिर भी जहां जहां हम गए मेरी तारीफ हुई, और उस महीने के साथ मेरा नाता बार बार टूटता जुड़ता रहा, पर रिश्ते में काफी नजदीकी आ गई। और फिर एक नया साथी मिल गया, हशीश, जिससे वो बड़ी नाखुश हुई। परवीन ने मुझे अजदक के रूप में नहीं देखा, हालांकि ये नाटक दिल्ली में भी कई बार हुआ। कभी कभी मैं अलीगढ़ जाकर हिबा से वास्ता रखने की, उसके साथ वक्त गुजारने की कुछ एक बेजान कोशिशें करता, मगर मिलते ही हमारी जबानें बंद हो जाती। हिबा 2 साल की हो गई थी, चलने बोलने लगी थी, पर एक दूसरे से कहने के लिए हम दोनों के पास कुछ होता ही नहीं, और मेरे साथ कहीं जाने से वो डरा करती। पता नहीं उसे ये भी मालूम था या नहीं कि मैं हूं कौन। ऊपर से मुझे खुद पता नहीं था कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। अगर गले लगाया, गोद में लिया तो वो क्या करेगी। और परवीन का रवैया हमेशा अदावती होता, इसलिए ये तकलीफ दे फर्ज मैंने निभाना बंद कर दिया, और उसके बाद अगले 12 बरस तक हिबा को देखा भी नहीं। अभी तक मैंने जितने नाटक किए थे एनएसडी के पहले साल में, अभी तक मैंने जितने नाटक किए थे एनएसडी के पहले साल में उसे ज्यादा कर लिए, और पहली बार अखबार में मेरी तस्वीर छपी। जब सालाना इम्तिहान हुए और जसपाल शाह ने लगातार पहला और दूसरा मकाम पाया, अल काजी ने हम दोनों से कहा कि अदाकारी के बजाय हिदायतकारी सीखकर हम जैसे होनहार लोगों को माफ कीजिएगा,
अलकाजी ने हम दोनों से कहा कि अलकाजी ने हम दोनों से कहा कि अदाकारी के बजाय हिदायतकारी सीख कर हम जैसे होनहार लोग ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। शायद उनकी कोशिश थी कि अदाकार के नाकारा उस्तादों से हमें बचाकर अपनी पनाह में ले लें। इस बात पर हमारे मिस्कीन से एतराज़ को उन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि अलकाजी जब कुछ करने पे उतारू हो जाते तो उनके सामने कोई ना टिक पाता, चाहे हिदायतकारी हो या इंतज़ाम सफाई। किसी छोटी सी बात को वो नज़रअंदाज नहीं करते थे, सनकिया जाने की हद तक। बैतुल खला साफ ना हो तो खुद सफाई करने लगते। शो के बाद लिबास ठीक से तय करके सही जगह पर ना रखा गया हो तो गुनाहगार पर खुदा का कहर टूटता। इसलिए जसपाल शाह ने दूसरे साल में हिदायतकारी पढ़ने की हामी भरी और अनजाने ही अपनी इनफरादी पहचान एक दूसरे में खो देने की तरफ एक कदम और बढ़ाया। गर्मी की 2 माह की छुट्टियों में घर जाने का मेरा मन नहीं था। हॉस्टल में ही रहने की इजाज़त लेकर राजेंद्र गुप्ता और देवेंद्र नक्कर उद्यमी नौजवानों की कोशिश से किए गए 3 एकांकियों के मंचन में हम दोनों ने काम किया। त्रिवेणी कला संगम के हसीन खुले थिएटर में यह नाटक जितने पेशेवराना ढंग से हो सकता था हुआ। अलकाजी ने भी मुबारकबाद दी, पर बोले, अच्छी कोशिश। नेपथ्य में इतना शोर शराबा क्यों था? एक दिन आर का खत आया कि उसके और मेरे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं तो बेहतर होगा। 2 बरस मैंने माफ़ कीजिएगा 2 बरस में उसने बार बार ये कोशिश की। हमारे बेमेल होने का शायद उसे ज़्यादा एहसास था, पर उसके इश्क में दीवाना मैं इस सच से मुंह मोड़ता रहा। आसिफ और जसदेव से मिलने में छुट्टियों में कुछ दिन के लिए अलीगढ़ गया। आसिफ डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करते ही अपने वालिदैन के पास यूएसए जाने वाला था और कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद जसदेव लंदन, लेकिन उसमें 1 आध साल बाकी था। तो उनकी दोस्ती का मरहम कुछ देर और मुझे हासिल होता रहा। दोनों मुझे कहते कि जाकर हीबा से मिलूं, पर मुझसे ना जाया गया। अपनी कमियों का सामना कर पाना नामुमकिन था। इस बीच एनएसडी के पहले साल का रिपोर्ट कार्ड घर पहुंचा। उसे पढ़कर बाबा को काफ़ी दिनों बाद मुझ पर बरसने का मौका मिला। अब तो मैं उनका पैसा भी बर्बाद नहीं कर रहा था। वो कुड़ रहे होंगे कि गुस्सा निकालने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है कि आसमान से भेजा मेरा रिपोर्ट कार्ड उनके पास पहुंचा। मेरी इतनी बड़ी कामयाबी कि क्लास में मैं आखिरी नहीं पहले 2 में था। इस पर खुश होने के बजाय मेरे नाक से बोलने की आदत और बेसुरी आवाज़ पर अलकाजी ने जो नुक्ताचीनी की थी उसे लेकर मुझ पर टूट पड़े। इस कदर ख़राब तलफ़ुज़ और बेकार आवाज़ के साथ भला अदाकार कैसे बन सकते हो? रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पर बाबा और अलकाजी की इस नुक्ताचीनी ने मुझे मजबूर किया कि अपने मुकालमों को हबड़ दबड़
और नाक से बोलने की आदत सुधार लूं, आदत को सुधार लूं। तो ये था 15वें चैप्टर का पहला हिस्सा, चैप्टर 15A। कल फिर आऊंगा और आपको इसका दूसरा हिस्सा चैप्टर 15B सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।